एवरीवन, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। मैं पिछले कुछ सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और अपने स्कूल टीचिंग के ड्यूरेशन में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम बच्चों को इस प्रकार से कंसेप्चुअल डीलिंग दें जिससे बच्चे का स्कूल का कोर्स तो कवर हो ही, साथ ही साथ वो जो है कंपटीशन के लिए भी स्कूलिंग टाइम से ही तैयार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मैंने जो है ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, जिसमें मैं नाउन प्रोनाउन कंप्लीट कर चुकी हूँ। वर्ब में आज मुझे नॉन फाइनाइट शुरू करना है। तो सॉरी, आज हम नॉन फाइनाइट शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर वो स्टूडेंट जो मुझसे क्लास में पढ़ चुके हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि मुझे ये कहने की ज़रूरत उनसे नहीं है कि वो सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नॉन फाइनाइट आने से पहले मैं थोड़ा सा हम लोग जो उसका बैकअप है, उसको बैकग्राउंड है, उसको तैयार करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है वो मैंने टेबल टॉप वीडियो पे दिया था। तो अब हम वर्ब में देखिए, आप इसको समझिए। वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। उसके बाद फाइनाइट वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल वर्ब को ही हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं इनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है और ये प्रिंसिपल यानी जो मेन वर्ब होता है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। आप देखते होंगे जो टेंस के साथ टेंस को शो करने के लिए, टेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, बीन और विल, शैल जो यूज होता है ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है यानी ऑक्सिलरी वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये 3 होती हैं। बी की फॉर्म, हैव और डू। बी की फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन। ये जो है बी की फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इनको प्राइमरी और हैव भी आप जानते हो, हैव, हैज, हैड, ये भी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। डू, डज, डिड, ये सारी जो है और डन, ये सारी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहलाती है क्योंकि ये मेन वर्ब भी बन जाती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करने लग जाती है। जैसे इज हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। मतलब ही इज टीचिंग, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। और अगर हम कहते हैं ही इज टीचर तो इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से ये जो 3 वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब बनने का भी काम करती हैं। तो होपफुली आप ये समझ पा रहे हो और ये सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आप इसको जो है मेरे टेबल टॉप वीडियोज पे देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी और मॉडल्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी मैंने कल ही खत्म किया है। मॉडल्स ऑक्सिलरी क्या होती है? मॉडल्स ऑक्सिलरी स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती। वो वर्ड्स जो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है बोलते समय, आप क्या कहना चाहते हो, किस इंटेंशन से बोलना चाहते हो, किस मनोभाव को आप प्रकट करना चाहते हो, वो हम मॉडल ऑक्सिलरी में पढ़ते हैं। कैन, कुड, मस्ट, शुड, ऑट टू, नीड, नीड नॉट, ये सारी जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल ही कंप्लीट किया है। अच्छा, ये देखिए, ये हम लोगों ने ऑक्सिलरी पढ़ा। फिर मैं ऐसे आ जाती हूँ। प्रिंसिपल वर्ब जो होती है जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी भी कहते हैं और लेक्सिकल भी कहते हैं, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मैंने ये भी कवर कर दिया है, ये भी कवर कर दिया है। आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे मेरे नाम के साथ तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो फाइनाइट कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है नॉन फाइनाइट की। तो थोड़ा सा मैं फाइनाइट आपको एक बार से बता देती हूँ क्या होता है। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। जैसे ही के साथ गोज लग जाता है, गो नहीं लगता। आई के साथ गो लग जाता है,
दे के साथ गो लग जाता है, मतलब दे गो टू मार्केट हमने कहा, तो इसमें गो दे के साथ गो लग गया, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे शी गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है, तो शी गो का जो है गोज में चेंज हो जाता है। ये जो चेंजेस होते हैं तो ये केवल फाइनाइट में चेंजेस होते हैं, ये नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होते। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी वर्ड जिसका अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। तो नॉन फाइनाइट में हमको पढ़नी है तीन होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को ही हम एडवांस वर्ब भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जो टीचर्स होते हैं वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको जो है लास्ट में बताने के लिए रिफर करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक उलझा हुआ टॉपिक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप आज का वीडियो देख लेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि नॉन फाइनाइट जो है कठिन है। इतना सरल है कि जैसे छोटे छोटे से सेंटेंसेस बोलना सरल होता है ना, ही कैन गो, इतना सरल आपको ये लग रहा है, उतना ही सरल आपको ये भी लगने लगेगा, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो देखना पड़ेगा। तो नॉन फाइनाइट है इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। अब हम इनको पढ़ते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। और इन ये वर्ब का जो ये कंप्लीट वर्ब का क्लासिफिकेशन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने टेबल टॉप में कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट में। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट क्या होता है, ऐसी वर्ब जिसका अपने सब्जेक्ट और पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर में हो, चाहे प्लूरल नंबर में हो, चाहे फेमिनिन जेंडर हो, चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, कोई कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। अब हम इसको समझते हैं कैसे। देखिए V1 प्लस ING को अगर हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में समझें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो V1 प्लस ING का मतलब है वर्ब में ING लगना, और अगर हम इसको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में समझें तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज है आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए जो डील हो रहा है। देखिए V1 प्लस ING यानी वर्ब में जब ING लगता है तो वो सेंटेंस में 3 काम करता है। 3 से वो चौथा काम करता हुआ कभी नहीं दिखता। 3 काम वो करता है। एक तो या तो वो वर्ब बनेगा, फिर से सुनिएगा, वर्ब में जब ING लग जाती है तो वो सेंटेंस में 3 काम करता है। या तो वो वर्ब बन जाता है, या तो वो नाउन बन जाता है, मतलब वर्ब में ING या तो वर्ब का सेंटेंस में काम करती है, या तो वो वर्ब सेंटेंस में नाउन बन जाती है, या एडजेक्टिव का काम करने लग जाती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से समझा दूं। वर्ब सेंटेंस में अगर वर्ब है और वर्ब में अगर ING लगा हुआ है तो ING वर्ब में जो ING लगा हुआ है वो केवल सेंटेंस में 3 काम करता है। या तो वो वर्ब, या तो वो ING जो फॉर्म आई है वर्ब में लग के, या तो वो वर्ब बन रही है, या नाउन बन रही होगी, या एडजेक्टिव का काम कर रही होगा। 3 ही काम वो करती है। तो हम ये समझते हैं, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया कि वो कब वर्ब है, कब नाउन है, कब एडजेक्टिव है। भाई आप ये तो जानते हो कि वर्ब में ING लग जाता है, सॉरी वर्ड में अगर ING लग रहा है, एक वर्ड में अगर ING लग गया तो वो वर्ब बन गई है। लेकिन आपको ये समझना, ये आइडेंटिफाई करना कि वो कब नाउन है, कब एडजेक्टिव, इसको समझिए। ये और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। देखिएगा V1 प्लस ING सेंटेंस में जब भी V1 प्लस ING है तो अगर वो वर्ब का काम कर रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है मैं आपको अभी बताती हूँ। एक सेंटेंस देखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने स्कूल लिख दिया। ये ING आ गया फॉर्म में। अब हमको ये पहचानना है कि ये वर्ब है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। देखिए अभी हम इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। V1 में जब भी ING लगेगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये वर्ब है।
फिर से समझिएगा, V1 में अगर ING लगा हुआ है और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये मेन वर्ब का काम, तब ये वर्ब का काम करने लग जाता है। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही होंगी। 3 सेंटेंसेस मैंने बोला, तीनों में आई है, तीनों में टीचिंग है, ठीक है। ये चेंज क्या हुआ है, आई एम टीचिंग एम, दूसरे सेंटेंस में आई वॉज टीचिंग, दो वर्ड्स कॉमन है, वॉज अलग है। आई विल बी टीचिंग, फिर पहला और लास्ट वर्ड कॉमन है, विल बी चेंज हो गया। तो आखिर ये चेंज होने से पता क्या चल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये टेंस को बताती है। अगर आप सपोज करिए आप एम हटा दीजिए, वॉज हटा दीजिए, विल बी हटा दीजिए, बस आप लिखोगे आई टीचिंग, आई टीचिंग, आई टीचिंग, तीनों सेंटेंसेस में हो गया। असल में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते ही इसीलिए है कि हम टेंस डिफाइन कर पाएं, और टेंस हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि हमको टाइम पता चल जाए। क्या टाइम पता करना रहता है हमको, कि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पीरियड पे हुआ, ये पता कैसे चलेगा, ये प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ कि फ्यूचर हुआ, फ्यूचर में एक्शन हुआ, ये हमको पता कैसे चलेगा। ये हमको पता चलता है जब उस वर्ब में वर्ब में ING आई तो हमको पता चला है वर्ब कंटिन्यू है। लेकिन जो इज एम आर आया, वॉज वर आया, विल बी शैल बी आया, इससे हमको टेंस क्लियर हुआ। टेंस क्लियर होने से हमको टाइम डिफाइन हो गया, भाई काम कब हुआ, प्रेजेंट टेंस में हुआ कि पास्ट टेंस में हुआ कि फ्यूचर टेंस में हुआ, इससे हमको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो बाहर टेंसेज है ना, ये सब इसीलिए है जिससे टेंस पता, जिससे टाइम डिफाइन हो। नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बार बार टेंस हम फिजूल नहीं पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको टाइम पीरियड क्लियर हो जाए, उसी हिसाब से हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। जिन ग्रामेरियन ने इनको डिफाइन किया होगा, इनका जो लॉजिक दिया हो, देखिए जब ये रूल सेटअप किए होंगे तो उन्होंने ऐसे तो नहीं कर दिए होंगे, वो भी तो जो है एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने तब जो है जब इसको शुरू किया गया हो तो ये ऐसे सामने आया होगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि जब V1 में ING आती है, अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तब तो वो वर्ब है। तो जब वो वर्ब है तो नाउन कब है और एडजेक्टिव कब है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नाउन और एडजेक्टिव को पहचानते हैं। नोट कीजिए। चलिए एक सेंटेंस हम लोग ये देखते हैं। देखिए, शी लाइक्स डांसिंग, बस एक मिनट। शी लाइक्स डांसिंग, एक सेंटेंस ये भी ले लेते हैं, आई एम डांसिंग। यहाँ पे भी प्ले वर्ब में ING है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ये वर्ब है, क्यों, क्योंकि इससे पहले ये वर्ब आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है ये, इसलिए ये मेन वर्ब का काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। इसमें और इसमें पहचानना है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने पिछले वीडियो के कंसेप्ट पे ले जाऊंगी। जब मैंने आपको वर्क ऑफ नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सेंटेंस में नाउन होता है वो 5 तरीके से काम करता हुआ दिखता है। मतलब नाउन के जो सेंटेंस में फंक्शन होते हैं वो 5 होते हैं। पहला तो वो वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, दूसरा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, तीसरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, चौथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, पांचवा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। नाउन के ये 5 वर्क हैं, 5 फंक्शन हैं जो सेंटेंसेस में होते हैं। ठीक है, एक तो हमको ये चीज समझ में आया। दूसरी चीज आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, एक जो जनरल रूल है इंग्लिश ग्रामर का, वो ये है कि वो नाउन और प्रोनाउन होता है। देखिए अभी हम लोग एडवांस स्टडी पे तो है नहीं, बेसिक पे हैं, तो अभी हम बेसिक की ही बातें करेंगे। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अगर आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वाला वीडियो देखा है तो आप उसमें ध्यान जाएंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हम वर्ब में ऑब्जेक्ट है या नहीं उसको पहचानते हैं।
ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं हालांकि फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। वर्ब में, इस वर्ब में जब हम व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन करते हैं, ये मैं क्लास में भी बताती हूँ। इस वर्ब में जब हम व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर अगर आंसर आ गया तब तो ऑब्जेक्ट है, वरना ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए हम इसमें लगा के देखते हैं। शी लाइक्स व्हाट, उसे क्या पसंद है, क्या पसंद है, डांसिंग। आंसर आया ना, तो ये आपको समझ में आया। ये जो डांसिंग वर्ड है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर याद दिलाती हूँ कि नाउन के 5 फंक्शन होते हैं सेंटेंस में। वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो डांसिंग है यानी V1 प्लस ING सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बनता कौन था, नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है नहीं, ये नाउन बनने का काम कर रहा है। तो जब ये नाउन बनने का काम कर रहा है तो ये जीरेंड है। यानी जब नॉन फाइनाइट V1 प्लस ING या तो वर्ब बनेगा या नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो जब नाउन का काम करेगा तो जीरेंड कहलाएगा, और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इस सेंटेंस में डांसिंग जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो नाउन बनने का काम कर रहा है। क्यों नाउन बनने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट डांसिंग है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए जब ये नाउन की तरह काम कर रहा है इसलिए ये जीरेंड है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा ये वाला भी देख लेते हैं। दे लाइक प्लेइंग, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दे लाइक वॉट, वो क्या पसंद करते हैं, प्लेइंग, खेलना पसंद करते हैं। तो ये वॉट और हुम का आंसर आया, वॉट और हुम का आंसर आ गया। तो जब ये वॉट और हुम का आंसर प्लेइंग आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। बेसिक ग्रामर की बात है, फिर मैं याद दिला दूं। या तो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है। तो प्रोनाउन ये है, तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये क्या है, ये है जीरेंड। इस यानी ये नाउन की तरह अगर काम कर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो नाउन हो गया, और नाउन हो गया तो ये जीरेंड हो गया। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि इससे पहले आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।